हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आइडियल जीके के रिवीजन सेशन में। इस रिवीजन सेशन में जीएस के सभी विषय जैसे हिस्ट्री, संविधान, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और वीकली करंट अफेयर रिवीजन करने का प्रयास किया जाता है। रिवीजन जो है प्रतिदिन 3 से 4 सब्जेक्ट चैप्टर वाइज करने का प्रयास करते हैं। तो आज का सेशन जो है शुरू करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी में हम लोग जो है बीमारी पढ़ चुके थे। आज जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी पौधे के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो है पौधे के विभिन्न भागों को अध्ययन किया जाता है, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल का जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पौधे का पहला भाग जड़। जड़ को पढ़ते हैं। पौधे का एक ऐसा भाग जो पौधे को ताकत देता है और भोजन संग्रहण का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। याद रखिएगा, पौधे का ऐसा भाग जो पौधे को मजबूती प्रदान करता है और भोजन संग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर इत्यादि, ये सब क्या है? जड़ का भाग है। आगे, कुछ जड़ तना से विकसित होता है और वृद्धि कर जमीन को स्पर्श करता है, उस जड़ को प्रोप रूट कहते हैं। कौन सा रूट कहते हैं? प्रोप रूट कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे बरगद, पीपल, रबर इत्यादि, ये सब किसका उदाहरण है? प्रोप रूट का उदाहरण है। नोट, पीपल जो है सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करता है। याद रखिएगा, पीपल जो सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करता है। पौधे का अगला भाग है तना। पौधे का एक ऐसा भाग जिस पर पत्ती, फूल और फल विकसित होता है और इसका विकास प्रकाश की दिशा में होता है। तना का विकास किस ओर होता है? प्रकाश की दिशा की ओर होता है। आगे, इस प्रक्रिया को प्रकाश अनुवर्तन या फोटोट्रॉपिक कहते हैं। यानी तना के विकसित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन या फोटोट्रॉपिक कहते हैं। आगे, नोट, कुछ तना भोज्य पदार्थ को संचित करके रखता है, जैसे आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, ये सब क्या है? तना का भाग है। आगे, नोट, कुछ तना पत्ती के रूप में विकसित होता है। कुछ तना जो है पत्ती के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे नागफनी का। नागफनी जो है जीरोफाइटिक प्लांट है। याद रखिएगा, नागफनी कैसा प्लांट है? जीरोफाइटिक प्लांट, यानी मरुस्थलीय पौधा है। आगे, नोट, लिथोफाइटिक प्लांट जो है चट्टानों पे उगता है। याद रखिएगा, लिथोफाइटिक प्लांट कहाँ उगता है? चट्टानों पे उगता है। जैसे लाइकेन। लाइकेन कैसा पौधा है? लिथोफाइटिक प्लांट है। आगे, नोट, कुछ तना कांटे के रूप में विकसित होता है। कुछ तना जो है कांटे के रूप में विकसित होता है, जैसे नींबू, बबूर, बेल इत्यादि। ये सब किस में विकसित हो जाता है? कांटे के रूप में विकसित हो जाता है। आगे, कुछ तना जो है टेंड्रिल के रूप में विकसित होता है। टेंड्रिल का आकार कैसा होता है? स्प्रिंग नुमा। याद रखिएगा, टेंड्रिल का आकार कैसा होता है? स्प्रिंग नुमा। जैसे कद्दू का तना, खीरा का तना और ककड़ी का तना, ये सब किस रूप में विकसित हो जाता है? टेंड्रिल के रूप में। आगे, तना में जो है नोड और इंटरनोड दोनों पाया जाता है। याद रखिएगा, तना में जो है नोड और इंटरनोड दोनों पाया जाता है। आगे, कुछ ऐसे पौधे हैं जो कीटभक्षी है, जैसे यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथस, ब्लैडरवर्ड और पीचर प्लांट। ये सब क्या है? जो कीटभक्षी प्लांट है, जो नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए कीट का भक्षण करता है। कौन कौन है? यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथस, ब्लैडरवर्ड और पीचर प्लांट। जो कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। आगे, पौधे का अगला भाग है पत्ती। पत्ती पौधे का एक ऐसा भाग है जो श्वसन का काम करता है। याद रखिएगा, पत्ती जो है पौधे का ऐसा भाग है जो श्वसन में भाग लेता है।
ध्यान रखें, पत्ती में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। याद रखिएगा, वेरी गुड। यह जो है प्रकाश संश्लेषण की भूमिका निभाता है। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट किसमें भाग लेता है? प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। आगे, पत्ती जो है पत्ती ट्रांसपीरेशन में भी भाग लेता है। याद रखिएगा, पत्ती जो है ट्रांसपीरेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। पौधे का अगला भाग है फूल। फूलों में जो पौधे में फूलों की खिलने की क्रिया को जो है एंथेसिस कहते हैं। पौधे में फूलों की खिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? एंथेसिस कहते हैं। याद रखिएगा, एंथेसिस किसको कहते हैं? पौधों में जो है फूलों की खिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंथेसिस कहते हैं। आगे, उल्लेखनीय है, फूलों में मुख्य रूप से 4 तरह की जो है संरचनाएं पाई जाती है। फूलों में कितने प्रकार की संरचना पाई जाती है? 4 प्रकार की। कौन कौन है? तो कैलिकस, याद रखिएगा, कैलिकस कोरोला, कैलिकस कोरोला, एंड्रोसियम और गैम्बोसियम। याद रखिएगा। आइए, फूल का जो भाग है 4, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पहला भाग है कैलिकस। कैलिकस क्या है? यह फूलों को जो है सहारा देने वाला भाग है। जो फूल जो खिलता है उसको जो है ये सहारा देता है। कैलिकस क्या करता है? फूल को जो है सहारा देता है। इसका रंग जो है हरा होता है। सबसे फूल का जो निचला भाग होता है वो क्या है? कैलिकस है, जिसके कारण जो है यह प्रकाश संश्लेषण करता है। आगे, कैलिकस की इकाई सेपल है। सेपल किसकी इकाई है? कैलिकस का। याद रखिएगा, सेपल किसकी इकाई है? कैलिकस की है, जो फ्लावर बर्ड को जो है सुरक्षित रखता है। जो फ्लावर बर्ड को जो है सुरक्षित रखता है। याद रखिएगा। आगे, फूल का अगला भाग है कोरोला। कोरोला क्या करता है? कोरोला क्या है? यह अलग अलग पौधे में अलग अलग रंग के होता है। याद रखिएगा, कोरोला जो है अलग अलग पौधे में अलग अलग रंग का होता है। और इस रंगों का जो निर्धारण जो है कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। याद रखिएगा, इस जो रंग का निर्माण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। याद रखिएगा। आगे, कोरोला के पंखुड़ी को, याद रखिएगा, कोरोला के पंखुड़ी को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। याद रखिएगा, पेटल सब याद रखिएगा। कोरोला के पंखुड़ी को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। और इस पर जो है कीट आकर्षित होता है। याद रखिएगा, पेटल पे ही जो है कीट आकर्षित होता है, जिससे जो है पॉलिनेशन की क्रिया होती है। पॉलिनेशन की क्रिया इसके अलावा जो है हवा, पानी, कीटों के द्वारा होता है। पॉलिनेशन की क्रिया किस किस के द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है और हवा के द्वारा होता है। आगे, इसमें जो है स्टिग्मा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी पॉलिनेशन की क्रिया में सबसे अधिक किसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है? स्टिग्मा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। याद रखिएगा, फूलों में एस्ट्रामेन जो है मेल रिप्रोडक्शन काम करता है। याद रखिएगा, फूलों में एस्ट्रामेन जो है, एस्ट्रामेन किसका काम करता है? मेल रिप्रोडक्शन का काम करता है। आगे, फूलों का जो है कार्पेल किसका काम करता है? तो फीमेल रिप्रोडक्शन का काम करता है। एस्ट्रामेन जो है मेल रिप्रोडक्शन में और कार्पेल जो है फीमेल रिप्रोडक्शन में। आगे, नोट, एंड्रोसियम को जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। एंड्रोसियम क्या है? फूलों का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गैम्बोसियम है। याद रखिएगा, फूलों का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? गैम्बीसियम है। याद रखिएगा। आगे, नोट, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया। वेरी गुड। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा कौन सा? वुल्फिया। याद रखिएगा, सबसे छोटा फूल कौन सा है? वुल्फिया। आगे, कीट जो है लाल रंग नहीं देख पाता है। याद रखिएगा, कीट जो है लाल रंग नहीं देख पाता है, यह जो है नीला रंग देखता है। याद रखिएगा, कीट जो है कौन सा रंग नहीं देख पाता है? लाल रंग नहीं देख पाता है। जबकि पक्षी को जो है लाल और ऑरेंज रंग जो है उत्तम है। पक्षी जो है लाल और ऑरेंज रंग को अच्छे से देखता है। आगे, पौधे का अगला भाग है फल। पौधे का अगला भाग कौन सा है? फल।
फल का निर्माण जो है ओवरी में होता है। फल का निर्माण कहाँ होता है? ओवरी में होता है। इसके दो प्रकार, यानी फल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सत्य फल और एक असत्य फल। याद रखिएगा, फल कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक सत्य और एक असत्य। सत्य फल का निर्माण जो है ओवरी में होता है। याद रखिएगा, सत्य फल का निर्माण कहाँ होता है? ओवरी में होता है। जैसे सत्य फल का उदाहरण कौन कौन है? आम, अमरूद, जामुन, धान, गेहूँ, ये सब क्या है? जो सत्य फल है। असत्य फल क्या है? असत्य फल का निर्माण जो है ओवरी में न होकर पौधे का जो है अन्य भागों में होता है। याद रखिएगा, असत्य फल का निर्माण ओवरी में न होकर फलों के जो है अन्य भागों में होता है। असत्य फल का उदाहरण कौन कौन है? सेब, अनानास, काजू, कटहल इत्यादि। याद रखिएगा, असत्य फल का उदाहरण कौन कौन है? सेब, अनानास, काजू और कटहल। इस तरह आज हम जो है बायोलॉजी में प्लांट मॉर्फोलॉजी को देखने का प्रयास किए हैं। इस तरह बायो का सेशन को अब समाप्त करते हैं। अगला सेशन हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं हिस्ट्री का सेशन। हिस्ट्री में हम लोग जो है मुगल वंश पढ़ रहे थे। मुगल वंश में पिछले सेशन में जो है औरंगजेब को देखे थे। इस सेशन में जो है मुगल के जो उत्तरवर्ती बादशाहों को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम गद्दी पे बैठा था। याद रखिएगा, बहादुर शाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पे बैठा? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का दूसरा नाम क्या था? मुअज्जम था। याद रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम को जो है शाह-ए-खबर कहा गया। याद रखिएगा, शाह-ए-खबर किसे कहा गया था? बहादुर शाह प्रथम को या मुअज्जम को। आगे, बहादुर शाह प्रथम को जो है मेल मिलाप के नीति के कारण जाना जाता है। इतिहास में जो है बहादुर शाह प्रथम को जो है मेल मिलाप के नीति के कारण याद रखा जाता है। आगे, इसी कड़ी में गुरु गोविंद सिंह के साथ समझौता किया एवं साहू को जो है मुगल कैद से मुक्त कराया। याद रखिएगा, साहू कौन था? तो शिवाजी का पुत्र था। आगे नोट, गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध विद्रोह किया था। याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है कौन बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था? तो बंदा बहादुर ने। अगला शासक है जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक? 1712 से 1713। याद रखिएगा, जहांदार शाह के शासनकाल को जो है कठपुतली शासक के रूप में जाना जाता है। याद रखिए, कठपुतली शासक किसको कहा जाता था? जहांदार शाह के शासनकाल को। याद रखिएगा, इसके मंत्री का नाम था जुल्फिकार खां। याद रखिएगा, जहांदार शाह के मंत्री का क्या नाम था? जुल्फिकार खां। याद रखिएगा, जुल्फिकार खां किसका मंत्री था? जहांदार शाह का था। आगे, जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को जो है मिर्जा की उपाधि दिया था। याद रखिएगा, जहांदार शाह ने जो है आमेर के राजा सवाई जयसिंह के जो है किसका उपाधि दिया था? मिर्जा को उपाधि दिया था। एवं अरिजीत सिंह को जो है गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। याद रखिएगा, अरिजीत सिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया? गुजरात का। और सवाई जयसिंह को किस चीज़ का उपाधि दिया? तो मिर्जा का उपाधि दिया। आगे, इतिहास में इसे जो है लाल कुमार जो है नर्तकी से जो है संबंध के कारण याद रखा जाता है। याद रखिएगा, लाल कुमार जो है नर्तकी से संबंध किसका था? जहांदार शाह का। याद रखिएगा, जहांदार शाह का संबंध किससे था? लाल कुमार नर्तकी से था। आगे, अगला शासक है फर्रुख सियर। फर्रुख सियर का शासनकाल 1713 से 1719 तक। इतिहास में राजा बनने वाला सैयद बंधु के सहयोग से यह पहला शासक था। याद रखिएगा, इतिहास में जो है राजा बनने वाला सैयद बंधु के सहयोग से यह शासक था। सैयद बंधु कौन था? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। याद रखिएगा, सैयद बंधु कौन कौन था? तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। आगे, फर्रुख सियर के शासनकाल में बंदा बहादुर की हत्या हुई। याद रखिएगा, फर्रुख सियर के शासनकाल में किसका हत्या हुआ? बंदा बहादुर का हत्या हुआ। आगे, फर्रुख सियर जो है सैयद बंधु के प्रभाव से धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाया। याद रखिएगा, फर्रुख सियर ने जो है
सैयद बंधु की जो है, सैयद बंधु के प्रभाव से जो है कौन सी नीति अपनाया? धार्मिक सहिष्णुता का नीति अपनाया। आगे, फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर हैमिल्टन के चिकित्सा से प्रभावित होकर, याद रखिएगा, हैमिल्टन के चिकित्सा से प्रभावित होकर शाही फरमान दिया, जिसके तहत जो है बिना सीमा शुल्क चुकाए कंपनी व्यापार करने की अनुमति मिल गई। याद रखिएगा, फर्रुखसियर ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर हैमिल्टन के चिकित्सा से प्रभावित होकर शाही फरमान निकाला। याद रखिएगा, शाही फरमान किसने जारी किया था? फर्रुखसियर ने, जिसके तहत जो है कंपनी जो है बिना सीमा शुल्क चुकाए हुए कहीं भी वो व्यापार करने प्रारंभ कर दिया। आगे, सैयद बंधु ने फर्रुखसियर को मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ और मारवाड़ के शासक अरिजीत सिंह के साथ मिलकर उसे गद्दी से हटाया। किसके साथ मिलकर सैयद बंधु ने उसे गद्दी से हटाया? तो मराठा पेशवा शासक विश्वनाथ और मारवाड़ के शासक अरिजीत सिंह के साथ मिलकर जो है फर्रुखसियर को गद्दी पे बैठाया। और इसको गद्दी से हटाने के बाद कौन उस गद्दी पे बैठा? तो रफ़ीक उदरजात को जो है गद्दी पे बैठाया। रफ़ीक उदरजात को जो है सैयद बंधु ने गद्दी पे बैठाया। अगला शासक है मोहम्मद शाह रंगीला। याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पे बैठा। अगला शासक कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। एक बात याद रखिएगा, रफ़ीक उदरजात जो है सबसे कम अवधि के शासक बनने वाला था। याद रखिएगा, सबसे कम अवधि का शासक कौन बना? रफ़ीक उदरजात। याद रखिएगा, रफ़ीक उदरजात के बाद जो है मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पे बैठा। तख्ते ताऊस पर बैठने वाला ये अंतिम शासक था। मोहम्मद शाह रंगीला जो है तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। याद रखिएगा, इसी के समय में ईरान के नेपोलियन नादिर शाह ने करनाल का युद्ध 1739 में पराजित कर मोहम्मद शाह रंगीला को जो बंदी बना लिया और कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस अपने साथ ईरान ले गया। याद रखिएगा, करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में। किस किस के बीच? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच। याद रखिए, मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच। आगे, मोहम्मद शाह के समय में बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने और अवध में जो है अवध में कौन? सआदत खां और हैदराबाद में निजामुल मुल्क और भरतपुर में राजबंदनशील। भरतपुर में कौन? राजबंदनशील जो है स्वतंत्र सत्ता कायम किया। याद रखिएगा, कहाँ कौन किया वो याद रखिएगा। बंगाल में कौन? मुर्शिद कुली खां। अवध में कौन? सआदत खां। हैदराबाद में कौन? निजामुल मुल्क। और भरतपुर में कौन? राजबंदनशील। ये जो है स्वतंत्र सत्ता कायम किया। अगला शासक है अहमद शाह। अगला शासक कौन है? अहमद शाह। इसी के समय जो है प्लासी का युद्ध हुआ। याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध 1757 में किसके शासनकाल में हुआ? तो अहमद शाह के समय में। याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध किस शासक के काल में हुआ? अहमद शाह के काल में। आगे, अगला शासक है शाह आलम द्वितीय। अगला शासक कौन है? शाह आलम द्वितीय। 1764 में बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि 1765 में इसी के काल में हुआ। याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। अब इलाहाबाद का संधि कब हुआ? 1765 में। इलाहाबाद में अंग्रेज़ों का जो है पेंशन याफ्ता बनाया गया। याद रखिएगा, अंग्रेज़ों का जो है पेंशन याफ्ता कहाँ बनाया गया था? इलाहाबाद में। आगे, 1772 में मराठा के सहयोग से दिल्ली का सिंहासन पर बैठा, लेकिन 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। याद रखिए, अंग्रेज़ के सहयोग से ही जो है 1772 में मराठा के सहयोग से दिल्ली पर शासन बना, लेकिन जो है 1803 में जो है अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे अधिकार कर लिया। मराठा के सहयोग से दिल्ली पे बैठा, दिल्ली का शासक बना, लेकिन 1803 में जो है अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे अधिकार कर लिया। आगे, अगला शासक है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक है? 1806 से 1837। अंग्रेज़ों का संरक्षण बनने वाला यह पहला मुगल बादशाह था। याद रखिएगा, अंग्रेज़ों का संरक्षक बनने वाला अकबर द्वितीय ये पहला मुगल बादशाह था। अकबर द्वितीय ने
राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दिया था। याद रखिएगा, अकबर द्वितीय ने जो है राम मोहन राय को जो है अकबर द्वितीय का राजा की उपाधि दिया था। आगे अगला शासक है बहादुर शाह द्वितीय या जफर। बहादुर शाह द्वितीय कहिए या बहादुर शाह जफर कहिए। अंतिम मुगल बादशाह था। याद रखिए, बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह था। जफर नाम से ये कविता लिखता था। बहादुर शाह जफर जो है जफर नाम से कविता लिखता था। मिर्ज़ा गालिब प्रसिद्ध उर्दू शायर इसी के दरबार में रहा करते थे। याद रखिएगा, मिर्ज़ा गालिब जो है प्रसिद्ध शायर जो है जो बहादुर शाह जफर के ही दरबार में रहा करते थे। आगे 1857 में विद्रोहियों का नेतृत्व करने के कारण इन्हें जो है रंगून निर्वासित कर दिया। याद रखिएगा, 1857 का जो ये विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे, इसीलिए जो इसे रंगून निर्वासित कर दिया। इस तरह आज हिस्ट्री के सेशन में उत्तरवर्ती मुगल बादशाह को देखने का प्रयास किया है। तो हिस्ट्री के सेशन को समाप्त करते हैं और अगला सेशन ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं ज्योग्राफी का सेशन। ज्योग्राफी में जो हम लोग पिछले सेशन में वनस्पति देखे थे, भारत की वनस्पति को देखे थे। इस सेशन में ज्योग्राफी का जो है जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व और हाथी परियोजना, रामसर साइट और टाइगर परियोजना को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल। जैव मंडल रिजर्व एक विशेष प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र भी है जिन्हें जो है यूनेस्को ने मैप कार्यक्रम के तहत शुरू किया था। याद रखिएगा, मैप का पूरा नाम क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अबे ये यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ? 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। याद रखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। पेरिस का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। आगे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची और शांति पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व विरासत सूची और शांति पुरस्कार दिया जाता है। नोट, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जो है किसे दिया गया है? एंजेला मार्केल को दिया गया। याद रखिएगा, एंजेला मार्केल को दिया गया, जो कौन है? जर्मनी की पूर्व चांसलर है। याद रखिएगा, एंजेला मार्केल का संबंध किससे है? जर्मनी के चांसलर से। इसे जो है 2022 का जो यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है। आगे विश्व शांति दिवस जो कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। आगे इस कार्यक्रम की कड़ी में जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व को जो है स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, सबसे पहले जो है 1886 में नीलगिरी की पहाड़ी को बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में शामिल किया गया। याद रखिएगा, घोषित किया गया या शामिल किया गया। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ी। इस क्षेत्र में जो है सिंधु बानी की पहाड़ी, नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई राष्ट्रीय अभयारण्य और साइलेंट वैली क्षेत्र आता है। नीलगिरी के क्षेत्र में कौन कौन आता है? सिंधु बानी की पहाड़ी, नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई राष्ट्रीय अभयारण्य और साइलेंट वैली क्षेत्र आता है। साइलेंट वैली कहाँ है? याद रखिएगा, साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। दूसरा जैव मंडल है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। याद रखिएगा, दूसरा जैव मंडल कौन है? नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। नोट, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी चमोली कहाँ है? उत्तराखंड में। याद रखिएगा, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी चमोली कहाँ है? उत्तराखंड। आगे अगला है बायोस्फीयर रिजर्व नौकरेक। नौकरेक कहाँ है? मेघालय में। नौकरेक कहाँ है? मेघालय में। नौकरेक किस पहाड़ी का हिस्सा है? गारो पहाड़ी का। याद रखिए, नौकरेक किस पहाड़ी का हिस्सा है? गारो पहाड़ी का हिस्सा है। अगला मानस। मानस कहाँ है? असम में। मानस कहाँ है? असम में। अगला सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जो किस लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल के लिए प्रसिद्ध है। गंगा ब्रह्मपुत्र के
नदी तट पर स्थित है। ये सुंदरबन कहाँ स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। जो किस लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आगे मन्नार की खाड़ी, अगला कौन है? जैव मंडल मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। हाल ही में जो है डुबोंग संरक्षण केंद्र जो है तमिलनाडु में बनाया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में जो है डुबोंग संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तमिलनाडु में। अगला है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अगला जैव मंडल कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। सॉरी, ग्रेट निकोबार कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। अगला है सिपलीपाल। सिपलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। सिपलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। आगे डिब्रू सोखोबा कहाँ है? असम में। डिब्रू सोखोबा कहाँ है? असम में। दिहांग दिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिए, इसको याद रखिएगा। दिहांग दिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नोट, पाक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। पाक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एकमात्र हिल स्टेशन है, याद रखिएगा। पंचमढ़ी जो है एकमात्र हिल स्टेशन है। आगे कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। अगस्ता मलाई कहाँ है? केरल में। अगस्ता मलाई कहाँ है? केरल में। अचानक मार और अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, याद रखिए। अचानक मार और अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कच्छ का क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा। जो किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। आगे शेषाचलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोट दिगर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कोट दिगर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कोट दिगर जो है ठंडा मरुस्थल है, याद रखिएगा। कोट दिगर कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। पीन घाटी यहाँ चर्चित है। कोट दिगर में कौन सी घाटी चर्चित है? पीन घाटी चर्चित है। अगला और अंतिम जैव मंडल है पन्ना। पन्ना कहाँ है? याद रखिएगा, पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश। किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह 18 बायोस्फीयर रिजर्व को देखने का प्रयास किए हैं। आगे नोट, इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में 12 बायोस्फीयर रिजर्व को जो है विश्व नेटवर्क सूची में डाला गया है, याद रखिएगा। 18 में से 12 को जो है विश्व नेटवर्क सूची में डाला गया है। नोट, मन्नार की खाड़ी में 21 द्वीप है। मन्नार की खाड़ी में कितना द्वीप है? 21 द्वीप है। आगे सुंदरबन के क्षेत्र में भौंकने वाला मृग, याद रखिएगा, भौंकने वाला मृग और हैरी सिएरा और फोमिज नामक जो है मैग्रोव वनस्पति पाया जाता है। सुंदरबन के क्षेत्र में भौंकने वाला मृग, हैरी सिएरा और फोमिज नामक जो है मैग्रोव वनस्पति पाया जाता है। नोट, सारण छपरा में बिहार का पहला जो है ड्राई पोर्ट, याद रखिएगा, ड्राई पोर्ट जो है यानी सूखा बंदरगाह बनाया जा रहा है, याद रखा। बिहार के सारण छपरा में जो है पहला जो है ड्राई पोर्ट यानी सूखा बंदरगाह बनाया जा रहा है। नोट, मोतीपुर मेधा फूड पार्क। मोतीपुर जो है मेधा फूड पार्क जो है मेधा फूड पार्क मुजफ्फरपुर बिहार में पहला जो है फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा। मोतीपुर मेधा फूड पार्क जो है मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जा रहा है। नोट, बिहार का पहला ग्रीन एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पूर्णिया में स्थापित किया गया है, याद रखा। बिहार में पहला जो है ग्रीन इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? पूर्णिया में। आगे कच्छ का रण जो है सबसे बड़ा जो है जैव मंडल है, याद रखा। कच्छ का रण जो है सबसे बड़ा जैव मंडल है। आगे डुबोंग एक समुद्री गाय है। डुबोंग क्या है? एक समुद्री गाय है। अगला टॉपिक है रामसर साइट। रामसर साइट क्या है? रामसर जो है ईरान का एक शहर है। रामसर क्या है? एक ईरान का शहर है जहां आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर में 1971 में एक संधि हुई थी, याद रखिएगा, जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। कहा था डेट इसका, याद रखिए, 1971 में। आगे इस संधि के अनुसार विश्व के सभी देशों में आर्द्र भूमि संरक्षण पर बल दिया गया। यानी इस सम्मेलन के बाद जो है सभी देशों के जो है आर्द्र भूमि पर जो है संरक्षण बल दिया गया। आगे भारत में भी इस दिशा में प्रयास आरंभ हुआ है, याद रखिएगा। भारत में भी इस दिशा पर आरंभ हुआ है। सबसे पहले चिल्का झील उड़ीसा को जो है बनाया गया, याद रखें। भारत का सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है? चिल्का झील उड़ीसा में।
भारत का सबसे बड़ा जो है सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नोट, बिहार का पहला आर्द्र भूमि क्षेत्र कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। याद रखिएगा, बिहार का सबसे पहला आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है? कांवर झील, जो कहाँ है? बेगूसराय में है। कांवर झील, हाँ, बेगूसराय में। आगे, भारत में अब तक 75 रामसर साइट घोषित किया गया है। याद रखिएगा, भारत में अब तक कितने रामसर साइट है? 75 रामसर साइट है। अगला टॉपिक है हाथी परियोजना। हाथी परियोजना भारत में 1992 में प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा, हाथी परियोजना कब प्रारंभ हुआ? 1992 में प्रारंभ हुआ। पहला हाथी प्रोजेक्ट जो है सिंहभूम झारखंड में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, पहला हाथी प्रोजेक्ट कहाँ प्रारंभ हुआ? तो सिंहभूम झारखंड में। आज भारत में जो है 16 राज्यों में हाथी परियोजना चल रहा है। याद रखिए, आज भारत में कितने जगह हाथी परियोजना चल रहा है? 16 राज्यों में। आगे, नोट, भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला जा रहा है? मथुरा, उत्तर प्रदेश में खोला गया है। याद रखा, भारत में पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो मथुरा, उत्तर प्रदेश में। आगे, मधुमलाई अभ्यारण्य नीलगिरी में है। याद रखिएगा, मधुमलाई अभ्यारण्य कहाँ? नीलगिरी के क्षेत्र में है। हाथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, मधुमलाई अभ्यारण्य कहाँ है? नीलगिरी में है, जो हाथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नोट, हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में भी जाना जाता है। आगे, अगला टॉपिक है बाघ परियोजना। बाघ मनुष्य की तरह बड़ा कंज्यूमर भक्षक है। याद रखिएगा, बाघ जो है मनुष्य की तरह जो है बड़ा कंज्यूमर यानी भक्षक है। 19 जुलाई 1973 से बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। याद रखिए, बाघ परियोजना कब से प्रारंभ हुआ? 19 जुलाई 1973 से। नोट, 19 जुलाई को जो है विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 19 जुलाई को जो है विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ परियोजना सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड यानी नैनीताल से प्रारंभ हुआ। याद रखिए, जो भारत का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। आगे, बाघ परियोजना के जनक कैलाश सांखला को माना जाता है। बाघ परियोजना के जनक किसे माना जाता है? कैलाश सांखला को माना जाता है। भारत में वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व स्थापित हैं और बाघों की संख्या 3167 यानी 3167 वर्तमान में बाघों की संख्या हो गई है। आगे, बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? 31 है। बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? 31 है। आगे, भारत का सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व जो है पेंच, जो मध्य प्रदेश में है, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है। याद रखिएगा, सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व कौन कौन है? पहले स्थान पे पेंच है और दूसरे स्थान पे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। इस तरह ज्योग्राफी के सेशन में आज जैव मंडल, रामसर साइट, हाथी परियोजना और बाघ परियोजना देखने का प्रयास किए हैं। तो ज्योग्राफी का सेशन को समाप्त करते हैं और आज से जो है संविधान को स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं संविधान। संविधान दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस विधान, अर्थात सभी पे समान रूप से लागू। यह एक वैधानिक दस्तावेज है। संविधान क्या है? एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख किया जाता है एवं शासन के 3 अंग होते हैं। याद रखिएगा, शासन के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आगे, नोट, कार्यपालिका का कार्य कानून या नियम को लागू करना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून या नियम को लागू करना। विधायिका का काम कानून को जो है निर्माण करना। कानून का निर्माण करना किसका काम है? विधायिका का काम। न्यायपालिका का काम कानून के अनुसार शासन चल रहा है इसकी देखरेख करना। याद रखिएगा, न्यायपालिका का काम क्या काम है? तो कानून के अनुसार शासन चल रहा है इसका देखरेख करना। आगे, संविधान लिखित और अलिखित दोनों हो सकता है। संविधान लिखित और अलिखित दोनों हो सकता है। संविधान का विचार सबसे पहले ब्रिटेन में आया। याद रखिएगा, संविधान का विचार सबसे पहले कहाँ आया? ब्रिटेन में आया। और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान। याद रखिएगा, कहाँ का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का संविधान। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले अमेरिका में आया। याद रखिएगा, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ आया? अमेरिका में आया। और अमेरिका में ही सबसे पहले राष्ट्रपति पद का सृजन हुआ। याद रखिएगा, लिखित संविधान का प्रावधान कहाँ? अमेरिका में, और राष्ट्रपति पद का भी सृजन सबसे पहले अमेरिका में। नोट,
प्रधानमंत्री पद का सृजन जो है ब्रिटेन में हुआ। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पद का सृजन कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री वालपोल थे। याद रखिएगा, ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वालपोल थे। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वाशिंगटन थे। याद रखिएगा, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन थे। इन्हीं के नाम पे जो है अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी रखा गया है। याद रखिएगा। उल्लेखनीय है, राज्य और सरकार संविधान के अनुसार चलते हैं। राज्य और सरकार किसके अनुसार चलते हैं? संविधान के अनुसार। तो संविधान के दो भाग कहे हुए, राज्य और सरकार। तो राज्य क्या है? राज्य जो है अमूर्त संकल्पना है। राज्य क्या है? अमूर्त संकल्पना है, जिसके 4 तत्व है। याद रखिएगा, जिसके 4 तत्व उल्लेखनीय है। कौन कौन? तो राज्य के लिए क्या क्या उल्लेखनीय है? क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। याद रखिएगा, संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। आगे सरकार क्या है? सरकार जो है मूर्त संकल्पना है। राज्य का व्यवहारिक इकाई या राज्य के भीतर कार्य करता है। ऑटोमेटिक सरकार कहाँ काम करती है? राज्य के भीतर काम करती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? राजतंत्र, तानाशाही और लोकतंत्र। तो राजतंत्र क्या है? राजतंत्र में जो है राजा का शासन होता है। आगे तानाशाह में जो है एक व्यक्ति का शासन होता है। उदाहरण, कुवैत में जो है फिदेल कास्ट्रो, यानी तानाशाह जो है फिदेल कास्ट्रो जो है एक व्यक्ति। क्यूबा में जो है तानाशाह एक व्यक्ति का शासन है। आगे लोकतंत्र आइए। लोकतंत्र क्या है? लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। यह परिभाषा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था। आगे उन्होंने अमेरिका में जो है दास प्रथा को अंत किया था। अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका में दास प्रथा को अंत किया था और इसी कड़ी में इसकी हत्या की गई थी। याद रखिएगा, इसी कड़ी में इसकी हत्या की गई थी। आगे संप्रभुता। नोट, संप्रभुता क्या है? किसी देश के आंतरिक और बाहरी मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अन्य देश का न होना संप्रभुता कहलाता है। संप्रभुता किसे कहते हैं? तो किसी देश के आंतरिक और बाहरी मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अन्य देश का न होना संप्रभुता कहलाता है। नोट, संप्रभुता की अवधारणा बोडीन ने दी थी। याद रखिएगा, संप्रभुता की अवधारणा किसने दी थी? बोडीन ने दी थी। आगे अब ये प्रजातंत्र के रूप। प्रजातंत्र के निम्नलिखित रूप हैं। एक अध्यक्षात्मक और संसदीय। याद रखिएगा, अध्यक्षात्मक और संसदीय। अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र क्या है? ऐसा रूप जिसमें राष्ट्रपति की प्रमुखता होती है। अध्यक्षात्मक में क्या होता है? राष्ट्रपति की प्रमुखता होती है, प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है। इस प्रणाली में जो है राष्ट्रपति का पद उल्लेखनीय है और इसमें जो है स्थिरता पे बल दिया जाता है। यानी अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र में जो है स्थिरता पे बल दिया जाता है। अगला प्रजातंत्र का रूप है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली क्या है? इसमें जो प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण होता है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है? प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण होता है। कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद होता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का पद होता है। इसमें जो है उत्तराधिकार पर बल दिया जाता है। याद रखिएगा, संसदीय प्रणाली में उत्तराधिकार पर बल दिया जाता है। जैसे ब्रिटेन और भारत। ब्रिटेन और भारत में कैसी प्रकृति है? संसदीय प्रकृति है। आगे लोकतंत्र की प्रकृति। लोकतंत्र की प्रकृति क्या है? तो लोकतंत्र की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। याद रखिए, लोकतंत्र की प्रकृति कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन? एकात्मक प्रकृति, संघात्मक प्रकृति और अर्धसंघात्मक प्रकृति। एकात्मक प्रकृति क्या है? तो इस व्यवस्था में जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण रहता है। एकात्मक प्रकृति में क्या होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण रहता है। जैसे ब्रिटेन में सत्ता का क्या है? विकेंद्रीकरण है, केंद्र के ही हाथ में है। आगे राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। याद रखिएगा, एकात्मक प्रकृति में क्या होता है? राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। दूसरा है संघात्मक प्रकृति। संघात्मक प्रकृति में क्या है? इस व्यवस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण रहता है। एकात्मक में जो है सत्ता का केंद्रीकरण रहता है और जो संघात्मक में जो है सत्ता का जो विकेंद्रीकरण रहता है। आगे
केंद्र और राज्य दोनों जगह जो है सत्ता होता है। यहाँ जो है संघात्मक में जो है केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता होता है। यहाँ दोहरी नागरिकता की अवधारणा होती है। संघात्मक प्रकृति में जो है दोहरी नागरिकता की अवधारणा होती है। जैसे अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता की अवधारणा है। आगे तीसरा है अर्ध संघात्मक प्रकृति। अर्ध संघात्मक प्रकृति में है इस व्यवस्था में संघात्मक के साथ साथ एकात्मक के भी गुण पाए जाते हैं। आगे अर्थात शक्ति केंद्र और राज्य दोनों के पास होती है। अर्ध संघात्मक में क्या है, शक्ति जो है केंद्र और राज्य दोनों के पास होती है, लेकिन केंद्र के पास अधिक शक्ति होती है। याद रखिएगा, केंद्र के पास अधिक शक्ति होती है। केसी व्हीलर के शब्दों में भारत में जो है अर्ध संघात्मक प्रकृति है। याद रखिएगा, भारत में कैसी प्रकृति है, अर्ध संघात्मक लोकतांत्रिक प्रकृति है। लोकतंत्र के आधार स्तंभ, लोकतंत्र के 4 आधार स्तंभ है। कौन कौन? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रेस और वर्तमान में जो नवीनतम जो है गुप्तचर। आगे इस तरह संविधान को समझने का प्रयास किया है। संविधान को कैसे पढ़ना है उसकी रणनीति पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह जो है संविधान को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे, तो संविधान का विकास, संविधान की विशेषता, प्रस्तावना, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिका, पंचायती राज, चुनाव आयोग और अन्य संविधान संशोधन। सभी के अंत में जो अन्य बातें पढ़ेंगे। तो इतने भागों में बांटकर जो संविधान को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह संविधान को सेशन को भी समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।